अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडलक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। खैर, आज हमने बात करनी थी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम की। ठीक है कि कैसे आपका जो पिशी है वो बनता है बेसिकली। अच्छा, पिशी का जो होता है ना, जिसको हम यूरिन भी कहते हैं ऑब्वियसली, उसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे देखते हैं हम अनडाइजेस्टेड एनस से जो है हमारा एक्सक्रीशन हो रही होती है फीसिस की, वो जो हो रही होती है बेसिकली अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स की, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस जो निकल रहा होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और उसके साथ कुछ अलग कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हो जाता है एक्सक्रीट। लेकिन जो मेन एक्सक्रीशन होती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, जो बॉडी में मेटाबलाइज हो रहे होते हैं, जो डिग्रेड होकर बन रहे होते हैं, उनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो किडनी के थ्रू होती है, यूरिन के थ्रू। अच्छा, अब कौन से होंगे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हम वो भी देख सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब देखते हैं कि आप के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं सेल्स में कौन से बन सकते हैं। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो कंटिन्यूसली टूट रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे हमें मिल रहे होते हैं वो टूट रहे होते हैं, वो यूरिक एसिड बना रहे होते हैं। उसके अलावा जो है यूरिया बना रहे होते हैं, अमाइनो एसिड्स टूट रहे होते हैं, क्रिएटिनाइन बना रहे होते हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं कि हम वाटर बहुत इनटेक कर रहे होते हैं। वाटर जो है वो हम बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं, तो उसको भी निकालना पड़ जाता है। और इसके जो यूरिया है वो भी, उसको निकालने का भी यही तरीका होता है कि हम उसको वाटर के साथ सॉल्युबल करके उसको निकालें। अच्छा, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, अब ये आगे से कैसे जाते हैं, यूरिन कैसे बनते हैं, तो बेसिकली वेस्ट मटेरियल जो है सेल से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जो टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और उसके बाद वो आगे हार्ट में जाते हैं, और वहाँ से जो है फिर एक किडनी रीनल आर्टरीज़ जो है वो एओर्टा से निकलती हैं, रीनल आर्टरीज़, और वहाँ से जो है वो किडनी के अंदर जाते हैं। वहाँ पे ब्रांचिंग होती है इनकी, तो आर्टकुएट आर्टरीज़ बन जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो आर्ट्रियोल्स बनते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट। और यहाँ पे वो फिर ग्लोमेरुलस बनाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन करता है, और फिर वहाँ से एफरेंट में बन के आगे जो है वो फिर अलग नेटवर्क आर्ट्रियोल्स का बना देती है। वो हम बाद में बात करेंगे उसका। लेकिन यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे जो है फिल्ट्रेशन ऑकर होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। अच्छा, ये तो हमने ग्लोमेरुलस की बात कर दी कि ब्लड आ रहा है, वेस्ट मटेरियल्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसके बाद जो फंक्शनिंग यूनिट है ना किडनी का, किडनी जो है बेसिकली ख़ुद वो, उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट, और एक इनर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला जो होता है उसके अंदर पिरामिड्स होते हैं, और मोस्टली जो होते हैं ना नेफ्रॉन्स, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स, अब ये तो हमने दो बात कर ली, मेड्यूला और कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो मेड्यूला और कॉर्टेक्स है ना, वो कुछ ऐसे, जैसे फ़र्ज़ करें ये किडनी है, ये हमारा मेड्यूला आ गया। अच्छा, अब ये आगे ड्रेन कर रहा होता है पेल्विस के अंदर, ये यहाँ पे पेल्विस होता है, जो कैलिसेस वगैरह होते हैं वो ड्रेन करते हैं। पहले स्मॉल कैल्सेस आते हैं, उसके बाद मेजर कैल्सेस आते हैं, और फिर वो पेल्विस के अंदर ड्रेन करते हैं। पेल्विस आगे यूरेटर बनाता है जिसके अंदर यूरिन ड्रेन करती है। अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये वाली जो जगह है यहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स पैरामिड्स के अंदर, और कुछ कॉर्टिकल्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से यूरिन बन के वो पेल्विस के अंदर जाती है, और पेल्विस से आगे यूरेटर में चल जाती है। ये आपका कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि ये इसकी आउटर फिजियोलॉजी है। अब ये जो नेफ्रॉन है ना, ये कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। तो उनके आता है पहले एक बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, जहाँ पे जो हमारी थी ग्लोमेरुलस, जहाँ पे आके लग रहा था, वो यहाँ पे था जहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑकर हो रही होती है, ये बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, और फिर आगे ये बनाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसका आगे वाला पार्ट। और उसके बाद आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, थिन लूप ऑफ हैनले। उसके बाद यू आती है, यूटर्न यूटर्न थिन पिन आई थिंक कहते हैं उसको। और फिर वो थिक लूप ऑफ हैनले बनाती है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, थिक लूप ऑफ हैनले, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाती है।
तो मैंने आपको यहाँ पे आसान डायग्राम करके दिखाई है, लेकिन बेसिकली जो डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल होती है वो घुमा फिरा के इसके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसका हम आगे जिक्र करेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि ये नेफ्रॉन है, ठीक है, जो फंक्शनिंग यूनिट है किडनी का। और ये जो है प्रोसेस यहाँ पे होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ऑकर हो रहा होता है, जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, वाटर वगैरह है, वो इधर इनलेट करता है। इसके अलावा जब, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं होता, तो जो यहाँ से प्रोसेस गुज़रता है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा रीअब्जॉर्ब होने लगता है, वो सिलेक्टिव होता है, ताकि जो जो बॉडी को मटेरियल्स चाहिए वो वापस खींच ले, जैसे कि शुगर होती है, ग्लूकोज होता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा भी जो नहीं एक्सक्रीट हो पाता, तो वो भी ज़्यादा सिक्रीट करती है बॉडी यहाँ पे करके, ताकि जो वो निकालना चाह रही है और वो अभी तक प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो वो उसको एक्टिवली सिक्रीट कर सकती है। यहाँ तक तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हम तीन चीज़ें हैं, कि बल्कि दो प्रोसेस हैं, तीसरा सिक्रीशन का होता है, कि तीन प्रोसेसेस बेसिकली ऑकर हो रहे होते हैं। एक होता है ये फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस, जिसके अंदर जो ब्लड है वो अपने वेस्ट मटेरियल्स दे देता है आगे, ठीक है, वो प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू, वो हम जिक्र करते हैं कैसे होता है। और उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होती है और सिक्रीशन होती है। तो आज का जो लेक्चर है वो ओवरव्यू था, और इसके बाद जो अब हमने बात करनी है वो हमने फिल्ट्रेशन के बारे में बात करनी है कि वो कैसे ऑकर होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फ़िल्ट्रेशन की, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम फ़िल्ट्रेशन की बात करेंगे। जो फ़िल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है ना, वो बेसिकली पता है क्या होता है कि किसी चीज़ को ना, किसी फ्लूइड को साफ़ करना किसी और चीज़ से, ठीक है, किसी और जो अनवांटेड चीज़ से हम कह सकते हैं, ठीक है, या जो अनसॉल्यूबल चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है वो होती है प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना इसकी बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूँ कि ना, फ़र्ज़ करें सफ़ायर पे जब सेल लगती है ना, और आंटियाँ भाग भाग के जा रही होती हैं सूटों की तरफ, तो जो मोटी आंटियाँ होती हैं वो, उनका मोमेंटम ज़्यादा होता है, लेवल तरीके से जा रही होती हैं। जो तीलियाँ होती हैं ना साइड पे बेचारी, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती रहती हैं। सॉरी, वो मेरी भतीजी है, तो खैर वो बाहर निकलती रहती है ना ऐसे स्पीड से, तो वो बाहर निकलती रहती हैं, क्योंकि उनको धक्कम पेल हो रही होती है, इधर से बाजू मार रहे होते हैं, और वो जो है वो बाहर निकलती जाती हैं। इसी तरह ब्लड का सिस्टम होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है कि फ्लूइड तेज़ी से गुजर रहा होता है, ठीक है, तो वो ना एक फ़ोर्स बिल्ड कर रहा होता है अपने इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि तेज़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स को ना वो कुछ को बाहर फेंक देता होता है, ठीक है, और उसके साथ जो है वो अनवांटेड चीज़ें ही बाहर निकलती रहती हैं। तो अगर हमारी मेम्ब्रेन जो है ना वो इतनी फिजिबल हो, इतनी मतलब परमेएबल हो कि वो उन चीज़ों को आराम से बाहर जाने दे, तो वो आराम से फ़िल्ट्रेट हो सकती हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है प्रेशर फिल्ट्रेशन का। तो अब क्या होता है, अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल आती है, ठीक है, यहाँ से, और वो काफ़ी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड रहती है ग्लोमेरुलस में, और उसकी ना सिर्फ 3 लेयर्स का डिफरेंस होता है आपस में बोमेंस कैप्सूल से, ठीक है। और वहाँ से जो है आराम से जो मटेरियल्स हैं वो पास कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको, जैसे मैं आपको ये बता दूँगा, कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो तीन तीन उसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक तो अपनी हमारी आ गई कैपिलरीज़ की एंडोथेलियम, ठीक है, एक उसकी बेसल मेम्ब्रेन आ जाती है, और तीसरी होती है पोडोसाइट्स, जो सेल्स लाइनिंग कर रहे होते हैं इनर बोमेंस कैप्सूल को, ठीक है। ये 3 लेयर्स, छोटा सा ही पैक होता है, ठीक है। और ये तीनों जो होती हैं बेसिकली लेयर्स होती हैं जो क्रॉस करनी होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स आ रहे होते हैं ना, जो ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स आ रहे होते हैं, उन्हें इन तीनों को क्रॉस करके जो है वो जाना होता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बोमेंस कैप्सूल ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे अब ये देखें आप कि ये ब्लड है, ठीक है, ये हम इजी करके बना रहे हैं, ठीक है, ये हमने ग्लोमेरुलस बनाया है बेसिकली, और ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये, और मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है तो सॉरी। तो और ये एफरेंट है, फॉर एग्जांपल हम इसको अगर एफरेंट ले लें, ये एफरेंट है, ठीक है, और ये इफरेंट है। तो ब्लड आता है कंटिन्यूसली, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे वो जाता है तेज़ी से, और वो यहाँ से उसको फेंकते हैं वेस्ट मटेरियल्स को अंदर की तरफ। अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है ना, इस जगह पे,
अगर इस जगह पे प्रेशर ज़्यादा है ना, तो ऑब्वियसली ये रूल होता है कि प्रेशर ज़्यादा की जगह से थोड़ी जगह पे जाता है, तो यहाँ से जो है वो इसके बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाना शुरू करता है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या इधर प्रेशर ज़्यादा होता है या इधर प्रेशर ज़्यादा होता है, बेसिक नेट फोर्स किधर जाएगी। ठीक है, पहले हम ये चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे, हम उसका एक बनाएंगे कि फ़िल्ट्रेशन हो क्या, फ़िल्ट्रेशन की एक इक्वेशन भी बनाएंगे। ठीक है, सबसे वो मज़े का काम है वो भी। तो इसके बाद अब हमारा ये काम है कि अब फ़र्ज़ करें, ठीक है, अब हमने बनानी है कि कौन कौन सी फोर्सेस इधर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, 4 फोर्सेस होती हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे कि एक होती है अगर ब्लड जो आ रहा है, ठीक है, ये ब्लड आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, उसके अंदर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये मोटे मोटे से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो ब्लड को, ठीक है, और यहाँ पे ये बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसका अपना कोई फ्लूइड होगा, हो सकता है, चांसेस थोड़े से फ्लूइड हो सकता है, तो उसका अपना प्रेशर होता है। अब 4 किस्म की फोर्सेस एक्ट करती हैं। ठीक है, ये एक फोर्स होती है, ठीक है, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाय ब्लड। ठीक है, जो ब्लड गुजर रहा होता है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ऑब्वियसली वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो इस तरफ को उसको धकेल रहा होता है। उसकी जो वैल्यू है ना, वो मैंने किधर लिखी थी, एक सेकेंड। अच्छा, वो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 60 मिली मीटर पर मरकरी। ठीक है, और अब क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो परमेबल नहीं, वो नहीं गुज़र पाते। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो गुज़र नहीं पाते इस मेम्ब्रेन के अंदर, मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो वो गुज़र नहीं पाते, लेकिन अब वो वाटर खींच सकते हैं अपनी तरफ। ठीक है, उसको कहते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, तो ये अपनी तरफ वाटर खींच सकते हैं, तो ये अपनी तरफ वाटर खींच रहे होते हैं, ये एज अ काउंटर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू भी होती है 32 मिलीमीटर एच जी। ठीक है, ये लेकिन ऑपोजिट एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वाटर को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद तो बाहर नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं, वो अपने आप की तरफ वाटर को खींचते हैं। अच्छा, बोमेंस कैप्सूल के अंदर भी ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो भी एक्ट कर रहा होता है ऑपोजिट टू दिस 60 मिलीमीटर एच जी, लेकिन इसका कोई यहाँ पे कोई क्या कहते हैं उसको, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है जो यहाँ पे प्रोटीन्स का होता है। अच्छा, तो अब जो नेट फोर्स निकालेंगे ना हम, ये इसकी ये वाली प्रेशर बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60। ठीक है, और माइनस करेंगे हम जो दो प्रेशर बन रहे हैं 18 और 32 को, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, तो नेट प्रेशर निकलता है 10 मिलीमीटर एच जी। ठीक है, बेसिकली वो वाला जो ये जो 10 मिलीमीटर एच जी है ना, ये एक्ट कर रहा होता है इधर, इस तरफ को, तो नेट फोर्स जो है वो इधर एक्ट कर रही होती है, तो ये टेंड टू, जो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वाटर होता है, वो टेंड्स टू रन फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि इसकी जो होती है ना, ये काफ़ी हद तक ये लेयर्स जो होती है ना, 3 लेयर्स जिनका मैंने आपको बताया, वो बहुत परमेबल होती हैं। ठीक है, जो इंडोथीलियम होती है उसके अंदर फेनेस्ट्रेशंस होती हैं, जिसको हम कहते हैं, जो होल्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, वो ईजीली उनको पास करने देती है। उसके अलावा जो होते हैं हम, उसके बाद बेसल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो भी काफ़ी मतलब बेसिकली होती है, उसको कहेंगे कि वो भी मतलब काफ़ी उसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, उनके अंदर भी काफ़ी स्पेसेस होती हैं, और उसके बाद जो पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट्स तो होती हैं उंगलियां टाइप है। ठीक है, उन्होंने ऐसे ना उनको घेरा होता है, कैपरीज को ऐसे करके, कैपरीज दरमियान से गुजरी थी, उनको ऐसे करके घेरा होता है, और उनके अंदर दरमियान में बहुत ज़्यादा स्लिट्स होती हैं, तो उसकी तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी मतलब ऐसी शुगर शुगर ही होता है। ये देखें, जैसे उन्होंने उसको ऐसे घेरा होगा, तो वो भी मतलब इतना कोई हैवी काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ना अब दो किस्म की फ़िल्ट्रेशन हो रही होती हैं, यहाँ पे दो किस्म की जो होती हैं अभी भी, सिलेक्टिव परमेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी होती है। ठीक है, कुछ जो होती है ना सब्सटेंस, उनको वो स्टिल कर रहा होता है। अब वो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसकी जो फिल्ट्रेबिलिटी होती है ना, वो दो जो थिंग्स है ना, वो इस पर वर्क कर रही थी। एक तो होती है साइज़। ठीक है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कि
इसका बेसिकली या ऑब्वियसली इसके अंदर मतलब स्पेसिस होती हैं, लेकिन स्पेसिस की भी एक हद होती है, ठीक है। अब जो ज़्यादा बड़े हो पाते हैं ना उस हद से बाहर निकल जाए, ठीक है, जो ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम बहुत बड़े सेल्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें, वो नहीं गुजर पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी, जो छोटी होती हैं वो गुजर पाती हैं। और दूसरी बात होती है कि जो इनका नेगेटिव चार्ज, ये जो बेसल मेम्ब्रेन है, बाकी भी होती है नेगेटिव, ठीक है, इनकी कैपिलरीज भी थोड़ी बहुत नेगेटिव होती हैं, जो पोडोसाइट्स होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं। बेसल मेम्ब्रेन जो है वो हाईली नेगेटिव होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। और हम देखते हैं कि प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं ना, ये खुद भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये रिपेल करते हैं, ठीक है, उसको प्रोटीन्स नेगेटिव को रिपेल करते हैं। तो प्रोटीन्स जो है ना, हत्ता कि जैसे एल्ब्यूमिन है, वो उसका साइज़ जो होता है वो उसके बराबर होता है, लेकिन वो गुजर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसका जो चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो जब गुजरने की कोशिश करते हैं ना नेगेटिव के अंदर, ये एल्ब्यूमिन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, नेगेटिव है, तो ये बाहर जा रहा होता है, कहता है जान दो, पर ये कहता है ना पाई हूँ नहीं, ठीक है, तो ये उसको बाहर धकेल देता है। तो बेसिकली एक ये दो जो है फिल्टरबिलिटी ये एक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया, तो और अब हम ना इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, कि क्यों ये जो है एक अच्छा, अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे कि ना अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे कि ये कैसे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। कि अब हमने इसकी इक्वेशन फॉर एग्जांपल बनाते हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना, इसका रेट क्या होता है, ठीक है। कि अब हमने देखा कि फ़िल्ट्रेशन हो रही है और वो जो है फ्रॉम कैपिलरी टू बोमेंस कैप्सूल हो रही है, ठीक है। और अब उसका रेट क्या हो सकता है, ठीक है। जब जब भी हम रेट की बात करेंगे ना, हमने उसका निकालना है कि वो कितनी ज़्यादा मतलब पर मिनट के हिसाब से निकल रहा है, ठीक है। तो हमने उसका पहले उसका निकालते हैं हम 10, उसका प्रेशर होगा, ठीक है। और एक आता है फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर होता है के एफ। ये जो होता है ना, ये होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैपिलरीज की, ठीक है। इसको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कहते हैं कि वो कितनी जो है वो जाने दे रही है, कितना गुजरने दे रही है उन पार्टिकल्स वगैरह को, और वो उसने कितना बड़ा जाल बिछाया हुआ। जितना जाल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी के एफ भी होगी, ठीक है। तो जितना प्रेशर होगा ज़्यादा, ठीक है, और जितना के एफ ज़्यादा होगा उतना ही हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं कि हाउ मच जो है फ़िल्टर, हाउ मच जो है वो रीनल प्लाज्मा जो है वो फ़िल्टर हो रहा है पर अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। यूजुअली इट इज़ अबाउट 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है, और या फिर 180 लीटर्स पर डे भी कह सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अब हम वही आगे देखेंगे कि मतलब ना मोस्टली ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बड़ा मज़े का सीन होता है इसका, ठीक है। ऑब्वियसली ये बहुत मज़े का सीन हो जाता है। अच्छा, अब जैसे 2-3 डिजीज़ की बात करेंगे, और ये मतलब कि के एफ़ वगैरह क्या होता है। के एफ़ की वैल्यू यूजुअली जो होती है ना वो 12.5 होती है। ये मतलब ना वैसे निकाली होती है, ये जो है खुद नहीं बनाई होती, ये आपको प्रैक्टिकली मालूम करनी पड़ती है। अच्छा, अब के एफ़ जो है वो यूजुअली रिमेन रहता भी जो है अब जैसे अब हम डिज़ीज़ की अगर हम बात करेंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है इससे, ठीक है। अब जैसे अब देखें के एफ़ जो है ना वो फिजियोलॉजिकली खुद चेंज नहीं कर रहा होता। जी एफ़ आर हम ऐसे चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। फिजियोलॉजिकली जो हम चेंज करते हैं वो मैं बताता हूँ किस तरह हम चेंज कर पाते हैं। तो के एफ़ के थ्रू नहीं हम चेंज कर पाते, लेकिन अगर के एफ़ जो हो जाए ना कभी कभार, इसको मसला हो सकता है। के एफ़ कम हो सकती है, किस तरह होती है कि जैसे डायबिटीज़ वगैरह होती है ना, तो हाइपरटेंशन होती है, वो क्या करती है, वो बेसल मेम्ब्रेन को मोटा कर देती है, ठीक है, थिकन्स कर देती है, जिसकी वजह से जो है परमेबिलिटी, जितनी थिकनिंग ज़्यादा होगी उतना उसको ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी थिकनिंग कम हो जाएगी, और थिकनिंग ज़्यादा हो जाएगी और उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी, के एफ कम हो जाता है, और जी एफ आर भी इस तरह कम हो जाएगा। अच्छा, और इस वजह से ना मतलब नॉर्मली ऑकर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करें ना, बोमेंस कैप्सूल का, ठीक है, मैंने अब इधर किधर रखा था, बोमेंस कैप्सूल का अगर हम यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करें ना, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करें तो
बोमेंस कैप्सूल का अगर हम यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करें तो जो है वो इसको मतलब कोशिश करेगा कि वो यहाँ से प्रेशर फिल्ट्रेट ना हो पाए। तो ऐसा होता है कि अगर कभी कभार किडनी स्टोन्स हो जाए ना यूरेटर वगैरह के अंदर भी, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारी फिल्ट्रेशन GFR जो है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब एक और काम है, अब देखें हाइड्रोस्टैटिक जो अब इधर ब्लड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, ये आर्ट्रियल प्रेशर कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर हमारा यहाँ पे आर्ट्रियल प्रेशर किसी तरह ज़्यादा हो जाएगा ना किसी तरह भी, तो हमारा GFR इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो जो है कंटिन्यूसली उसको बाहर फेंकने की तरफ करेगा। तो इसका ये तरीका, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी आगे हम जिक्र कर लेते हैं।